Welcome to today's The Hindu 23rd April analysis presented by Thoughtrise Digital. अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करें तो मेरे सामने दो बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले तथ्य हैं। कौन से तथ्य? मतलब एक तरफ हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग किसी भयंकर बीमारी या सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि अपने ऑफिस के काम, लंबे घंटों और कार्यस्थल के मानसिक तनाव के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अरे बाप रे, 8 लाख? हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा मामला है जहां एक भीषण बम धमाके के 20 साल बाद भी हमारी न्याय प्रणाली ये तय ही नहीं कर पाई है कि आखिर 31 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए, ये दोनों ही बातें हमारे सिस्टम की एक बहुत ही अजीब तस्वीर पेश करती हैं। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। जो भी लोग एकेडमिक नजरिया रखते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ खबरें पढ़ना काफी नहीं है। हमें समझना होगा कि घटनाओं के पीछे की असली मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल। आज हम शासन, कूटनीति, तकनीक और समाज से जुड़े उन सभी बिंदुओं को डिकोड करेंगे जो आज के अखबार में मौजूद हैं। मतलब हमारा लक्ष्य ये समझना है कि नीतियां कैसे काम करती हैं और संस्थाएं कहाँ विफल होती हैं। तो चलिए उसी 20 साल पुराने मामले से शुरू करते हैं। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है ना, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने बाकी बचे सभी 4 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। और इसमें 31 लोगों की जान गई थी। जी। इस केस की जांच ATS, CBI और NIA मतलब 3 अलग-अलग एजेंसियों ने की। और आज परिणाम यह है कि इस अपराध का कोई भी दोषी नहीं है। मुझे तो ये एक ऐसी जिक्सॉ पजल की तरह लग रहा है जिसे 3 लोगों ने अलग-अलग तस्वीरों के साथ सुलझाने की कोशिश की हो। हाँ, और अंत में एक भी टुकड़ा अपनी जगह पर नहीं बैठा। असल में ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बहुत गहरी संस्थागत विफलता को दर्शाता है। अगर इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से समझे ना। हाँ बताइए। तो जब 3 अलग-अलग जांच एजेंसियां अलग-अलग समय पर एक ही मामले में पूरी तरह से विरोधाभासी थ्योरीज पेश करती हैं, तो अदालत के सामने सबूतों की जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब कोई कड़ी जुड़ती ही नहीं। बिल्कुल। और आपराधिक न्याय शास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी नियम है अपराध को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी बिना किसी उचित संदेह के साबित करना। जब अभियोजन पक्ष खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कानूनन वो बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ। जी, वो संदेह का लाभ आरोपियों को ही मिल जाता है। लेकिन इससे तो जांच एजेंसियों की जवाबदेही पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। खैर, अदालतों के सामने सिर्फ आपराधिक मामले ही पहेली नहीं है, आस्था और संविधान का टकराव भी एक बड़ी चुनौती है। आप सबरीमाला रिव्यू केस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच अब ये परीक्षण कर रही है कि क्या किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए राज्य के नियमों में बदलाव करना धर्म पर आक्रमण है या फिर कोई आवश्यक सामाजिक सुधार। ये बहुत ही बारीक लाइन है। वही तो। मुझे यहाँ एक बात खटकती है, क्या धर्म एक व्यक्तिगत और निजी विषय नहीं है? मतलब अदालतें या राज्य ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसी धर्म की आवश्यक प्रथा क्या है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और यही वो कानूनी फ्रिक्शन पॉइंट है जिस पर ये पूरी बहस टिकी है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राइट। आप अपनी आस्था के अनुसार आचरण कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 14 और 15 भी तो हैं जो समानता की बात करते हैं और लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। अब मैकेनिज्म ये है कि अदालतें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट करती हैं। अच्छा, तो कोर्ट ये देखता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हाँ, वे ये देखती हैं कि क्या किसी विशेष प्रथा को हटा देने से उस धर्म का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। अगर जवाब नहीं है और वो प्रथा किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो राज्य वहां हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ये लकीर खींचना कि कहाँ एक प्रथा खत्म होती है और कहाँ कुरीति शुरू होती है, ये तो न्यायपालिका के लिए किसी माइंड फील्ड पर चलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अधिकारों के इस अदालती टकराव से थोड़ा बाहर निकलें तो हम देखते हैं कि संसाधनों को लेकर भी राज्यों के बीच लगातार टकराव चल रहा है। जैसे महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने जी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को अल्टीमेटम दिया है। हाँ, 2 मई तक का समय दिया है आपसी समझौते के लिए। ट्रिब्यूनल जल बंटवारे के फॉर्मूले की धीमी प्रगति से काफी नाराज है। मैं सोचा था कि ये जल विवाद इतने लंबे क्यों खिंचते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। इसे एक श्रिंकिंग पाई यानी सिकुड़ते हुए हिस्से के रूपक से समझते हैं। अच्छा। देखिए, ये ट्रिब्यूनल जो संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत बनाए जाते हैं,
वो दशकों पुराने डेटा के आधार पर पानी बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, अनियमित बारिश और बढ़ती आबादी के कारण नदी में पानी की कुल मात्रा लगातार बदल रही है। मतलब पानी कम हो रहा है और हिस्सेदार वही हैं। बिल्कुल। और राज्य अक्सर राजनीतिक कारणों से अपने हिस्से में कोई कटौती नहीं चाहते। जब तक जल बंटवारे को राजनीतिक बयानबाजी से निकालकर रियल टाइम साइंटिफिक डेटा और इकोलॉजिकल वास्तविकता से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। राजनीतिक बयानबाजी की बात उठी है तो चुनावों का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। अभी तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। जी, चुनाव का माहौल है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है चुनाव आयोग द्वारा की गई जब्ती। इन दोनों राज्यों में नकद, सोना और मुफ्त उपहारों के रूप में 1000 करोड़ रुपए से अधिक पकड़े गए हैं। 1000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और यहाँ हमें किसी राजनीतिक दल विशेष से हटकर पूरी व्यवस्था की समस्या को समझना होगा, क्योंकि हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। फील्ड सुनिश्चित करना है। मतलब सबको समान अवसर मिले। जी, जब 1000 करोड़ रुपए का अवैध धन या मुफ्त उपहार बाजार में उतारा जाता है, तो ये सीधे तौर पर वोटर की ऑटोनॉमी को खरीदता है। ये मनी पावर चुनावी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को भीतर से खोखला कर देता है। सही बात है, क्योंकि तब नीतियां नहीं बल्कि संसाधन चुनाव जिताने लगते हैं। खैर, जमीनी दुनिया के इन भारी भरकम चुनावों और विवादों के बीच हमारी सरकार डिजिटल दुनिया के लिए भी नए नियम तय कर रही है। आप ई स्पोर्ट्स वाले रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? जी, माइटी ने यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लाया गया है। जी, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत। बिल्कुल। और बाकायदा एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI की स्थापना की गई है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो वीडियो गेम कभी बच्चे बेसमेंट में छुपकर खेलते थे, उसके लिए सरकार को पूरी एक डिजिटल अथॉरिटी क्यों बनानी पड़ रही है? और ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? मैं बताती हूँ। देखिए, आज ई स्पोर्ट्स बेसमेंट का शौक नहीं रहा, बल्कि ये एक $multi-billion की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। रही बात सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, तो ऐसे समझे, संसद के पास इतना समय और तकनीकी ज्ञान नहीं होता कि वो हर छोटी चीज के लिए कानून बनाए। तो वो क्या करते हैं? संसद एक पेरेंट एक्ट या मूल ढांचा बना देती है और मंत्रालय को अधिकार देती है कि वो उस ढांचे के भीतर नियम तय करे। यही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अच्छा, समझ गया। और वो अथॉरिटी क्यों बनाई? OGAI की स्थापना का मुख्य कारण यह है कि ई स्पोर्ट्स जो स्किल पर आधारित है और ऑनलाइन जुए के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई थी। एक डिजिटल अथॉरिटी यह सुनिश्चित करेगी कि इस तेजी से बढ़ते उद्योग को रियल टाइम में रेगुलेट किया जा सके। डिजिटल सीमाओं को सुरक्षित करने की ये बात हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और समुद्री सुरक्षा की ओर ले जाती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव एकदम चरम पर है। ईरान वाला मामला ना? जी, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में 2 जहाज़ों को जब्त किया है और कहा जा रहा है कि इनमें से एक इजराइल से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के साथ युद्ध विराम के विस्तार की घोषणा की थी। ट्रूस के बावजूद जहाज पकड़ना। वही तो, युद्ध विराम के बावजूद ईरान कमर्शियल जहाजों को क्यों पकड़ रहा है? देखिए, यहाँ जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही अचूक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे हम असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। असिमेट्रिक वॉरफेयर? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे एक अकेला हैकर किसी विशाल बैंक के सर्वर को डाउन कर सकता है, वैसे ही ईरान को अमेरिका या इजराइल से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी नौसेना की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। ईरान इन जहाज़ों को पकड़कर कूटनीतिक रूप से ये संदेश दे रहा है कि भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस अहम नस पर नियंत्रण अभी भी हमारा ही है। ये दबाव बनाने की एक सूची समझी रणनीति है और शायद ऐसे ही वैश्विक दबावों और असुरक्षाओं के कारण भारत अपनी रक्षा रणनीतियों को तेजी से बदल रहा है। आप राजनाथ सिंह जी की बर्लिन यात्रा का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, रक्षा मंत्री ने जर्मनी के साथ जो रणनीतिक वार्ता की है, उसमें को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, विशेष रूप से निश यानी विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए। मेरी राय में ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है।
दशकों तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था। हम सिर्फ एक कस्टमर थे। सही बात है। लेकिन को डेवलपमेंट का मतलब है कि अब हम केवल तैयार माल नहीं खरीदेंगे, हम जर्मनी की बेहतरीन इंजीनियरिंग को भारत के विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस के साथ जोड़ेंगे। तकनीक का विकास भी साथ होगा और उत्पादन भी भारत में होगा। मतलब ये केवल रक्षा नीति नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करने का एक मैकेनिज्म है। कूटनीति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि लोगों के जुड़ने से भी होती है। गृह मंत्रालय ने अभी 14 नए समुद्री बंदरगाहों को, जिनमें से 7 तो अकेले गुजरात में हैं, ई वीजा धारकों के लिए इमिग्रेशन चेकपोस्ट का दर्जा दे दिया है। ये एक बहुत ही शानदार कदम है ना? अक्सर हम बंदरगाहों को सिर्फ कंटेनरों और कार्गो जहाजों के नजरिए से देखते हैं। इसका असली प्रभाव क्या होगा? देखिए, ये ब्लू इकोनॉमी को धरातल पर उतारने का तरीका है। जब आप समुद्री बंदरगाहों पर ई वीजा और इमिग्रेशन की सुविधा देते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टूरिज्म के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अच्छा, तो फोकस क्रूज टूरिज्म पर है। हाँ, एक विशाल क्रूज शिप जब गुजरात के किसी पोर्ट पर रुकता है तो वो केवल जहाज नहीं होता, वो अपने आप में एक छोटी अर्थव्यवस्था होती है। इससे स्थानीय हॉस्पिटैलिटी, परिवहन और कल्चरल डिप्लोमेसी को सीधा बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब हम यात्रा और टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो कार्बन एमिशंस की समस्या भी तो सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही रोचक तकनीकी विकास हुआ है अभी। वही ATF वाला ना? पेट्रोलियम मंत्रालय ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल की परिभाषा बदल दी है। अब इसमें गैर पेट्रोलियम स्रोतों से बने सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन को भी शामिल किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये समझना बहुत जरूरी है। एविएशन एक हार्ड टू अबेट सेक्टर है। हार्ड टू अबेट मतलब जिसमें उत्सर्जन कम करना मुश्किल हो। हाँ, मतलब आप एक विशाल जंबो जेट को रातों रात भारी भरकम इलेक्ट्रिक बैटरी पर नहीं उड़ा सकते। इसलिए हमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या SAF की जरूरत होती है। तो ये सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन SAF ही है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि हम कृषि अपशिष्ट या कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों का उपयोग करके लैब या रिफाइनरी में कृत्रिम रूप से वही ईंधन तैयार करें जो कच्चे तेल से मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तकनीक है। और जब सरकार कानूनी रूप से ATF की परिभाषा में इसे शामिल करती है तो इससे कंपनियों को प्लांट लगाने और उसमें निवेश करने के लिए पॉलिसी लेवल पर क्लैरिटी मिल जाती है। तकनीक और बुनियादी ढांचे में एक और छलांग हमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है। इसमें पहली बार जापानी J-स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, बैलेस्टलेस ट्रैक्स ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। आमतौर पर हम रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर या गिट्टी देखते हैं, तो ये नई J-स्लैब तकनीक क्या बला है? देखिए, सामान्य ट्रेनों के मामले में पटरियों के बीच पड़े पत्थर ट्रेन के भारी वजन और झटकों को जमीन में सोखने का काम करते हैं। जी, जिन्हें हम बैलेस्ट कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती है तो जो कंपन पैदा होता है वो उन पत्थरों को ही अपनी जगह से खिसका सकता है, जो कि बेहद खतरनाक है। तो फिर पत्थर की जगह क्या इस्तेमाल होता है? J-स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक में उन पत्थरों की जगह प्रीकास्ट कंक्रीट के मजबूत स्लैब होते हैं। इसमें पटरियां सीधे कंक्रीट पर फिक्स होती हैं। अच्छा, तो ट्रैक हिलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। तेज गति पर भी ट्रैक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। झटके बेहतरीन तरीके से सोखे जाते हैं और इसके रखरखाव का खर्च ना के बराबर होता है। हम बुलेट ट्रेनों और हवाई जहाज़ों की एफिशिएंसी और सुरक्षा के लिए तो बेहतरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इंसानों की सुरक्षा के बारे में भी इतना ही सोच रहे हैं? आप उस ILO रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? जी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, जो सच में अंदर तक झकझोर देती है। काम के लंबे घंटों, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य मनोसामाजिक जोखिमों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हर साल दुनिया में 8.4 लाख से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत ही डरावना है। वही तो, हम अपने दफ्तरों में फैले इस अदृश्य जहर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा की परिभाषा अभी भी 19वीं सदी की है। मतलब हम सिर्फ फिजिकल सेफ्टी देखते हैं? हाँ, जब हम सुरक्षा कहते हैं तो हमें कारखानों में हेलमेट पहनना या आग बुझाने के उपकरण याद आते हैं। लेकिन आज के गिग इकोनॉमी और कॉरपोरेट जगत में जोखिम शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। 24/7 कनेक्टिविटी और डेडलाइंस का प्रेशर। बिल्कुल, अवास्तविक डेडलाइन और नौकरी खोने का डर, ये एक सिस्टमिक महामारी है।
इसे अब सिर्फ व्यक्ति की कमजोरी नहीं माना जा सकता। श्रम कानूनों को अब साइकोलॉजिकल सेफ्टी को उसी तरह अनिवार्य करना होगा जैसे मशीनों की सुरक्षा की जाती है। बहुत सही कहा आपने। खैर, मानसिक और कार्यस्थल के तनाव से निकलकर अब बात करते हैं समाज के सबसे बड़े तनावों में से एक की, आंतरिक सुरक्षा। जी, वामपंथी उग्रवाद वाला संपादकीय। हाँ, एडिटोरियल खंड में एक अहम लेख है, इंडियाज पोस्ट LWE फ्यूचर। गृह मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारत माओवादी उग्रवाद से मुक्त है। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। ये संपादकीय सुझाव देता है कि अब हमें सिक्योरिटी गेन से आगे बढ़कर गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना होगा। इसके लिए एक AIEE फ्रेमवर्क दिया गया है, जवाबदेही, नवाचार, साक्ष्य, समानता, सहानुभूति और दक्षता। ये काम कैसे करेगा? जब आप किसी क्षेत्र में उग्रवाद खत्म करते हैं तो वहां हथियारों की आवाज तो शांत हो जाती है, लेकिन राज्य और नागरिकों के बीच जो भरोसे की कमी है वो शून्यता अपने आप नहीं भरती। भरोसा बनाना पड़ता है। बिल्कुल। सिक्योरिटी गेन्स का मतलब है कि फोर्स ने इलाका सुरक्षित कर लिया है, लेकिन उस इलाके के आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एम्पैथी और एविडेंस बेस्ड नीतियां चाहिए। मतलब आप दिल्ली में बैठकर बस्तर के लिए नीतियां नहीं थोप सकते। एकदम सही पकड़े हैं। जब स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हुए इनोवेशन और इक्विटी के साथ नीतियां लागू की जाएंगी, तभी वहां के लोग उग्रवाद की विचारधारा को पूरी तरह नकारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी एक बहुत दिलचस्प संपादकीय है, बियॉन्ड ट्रेड डील्स। इसमें तर्क दिया गया है कि भारत को अब सिर्फ मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद के भरोसे नहीं रहना चाहिए जी, बल्कि सेक्टरल प्लूरलैटरलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, खासकर AI और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में। अब ये दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, इनमें मूल अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा है। मल्टीलैटरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है WTO या UN, जहां सैकड़ों देश एक साथ बैठकर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल, निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसके विपरीत प्लूरलैटरलिज्म का मतलब है समान विचारधारा वाले कुछ चुनिंदा देशों का एक छोटा चुस्त समूह जो किसी एक विशेष क्षेत्र जैसे AI पर फोकस करता है। अच्छा, तो छोटे ग्रुप्स में काम करना ज्यादा एफिशिएंट है? हाँ, उभरती हुई तकनीकों में अभी तक कोई वैश्विक नियम नहीं बने हैं। भारत नहीं चाहता कि वो सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों का पालन करे। छोटे समूहों में काम करके भारत खुद ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने वाला रूल मेकर बन सकता है। कूटनीति की ही बात करें तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मायुंग की भारत यात्रा पर कॉमन कंसर्न्स नाम का एक और एडिटोरियल है। जी, ये दौरा काफी चर्चा में है। इसमें सेपा व्यापार समझौते को फास्ट ट्रैक करने और 2030 तक $50 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की स्वाभाविक पूरक है। पूरक कैसे? ऐसे कि कोरिया के पास उच्च श्रेणी की हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक है, जबकि भारत के पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्षमता और एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर कर लें तो $50 बिलियन का ये लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर डाइवर्सिफाई करने में भी मदद करेगा। आइए एक बार फिर मिडल ईस्ट चलते हैं। पर्शियन डेडलॉक संपादकीय में होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की तीखी आलोचना की गई है। जी, लेख का स्टैंड काफी स्पष्ट है। लेख कहता है कि ये गतिरोध तब तक नहीं टूटेगा जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटाता, जिसके बदले में ईरान होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे। हाँ, एक तरह का क्विड प्रो क्वो। वही मैं सोच रहा था, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चीज इसी तरह लेन देन पर चलती है? देखिए, ये कूटनीति का सबसे यथार्थवादी या रियलिस्ट चेहरा है। जब तक किसी देश के गले पर आर्थिक फंदा रहेगा, जैसे कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी, वो देश चुप तो बैठेगा नहीं। ईरान की इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल, उनकी अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा है, इसलिए वो वैश्विक व्यापार की धमनियों को दबा रहा है। केवल युद्ध विराम की घोषणा करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। कूटनीति में स्थायी शांति अक्सर उसी लेन देन के मैकेनिज्म से आती है। मतलब दोनों पक्षों को एक साथ पीछे हटना होगा। जी, एकदम सही। खैर, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के इन सभी नीतिगत ढांचों को समझने के बाद आइए अब थोड़ा राज्य स्तर पर चलते हैं। विशेष रूप से MPSC की तैयारी कर रहे जो भी छात्र हमें सुन रहे हैं, उनके लिए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स हैं। हाँ, महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
हमने शुरुआत में मालेगांव ब्लास्ट फैसले की बात की थी। अगर हम इसे राज्य स्तरीय प्रशासन के नजरिए से देखें तो इस ऐतिहासिक निर्णय के क्या मायने हैं? देखिए, एमपीएससी उम्मीदवारों को इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और राज्य पुलिसिंग की क्षमता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कैसे? जब राज्य पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल और डेटा शेयरिंग का अभाव होता है, तो उसका सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था और पीड़ितों के न्याय पर पड़ता है। ये राज्य और केंद्र के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। राज्य में कुछ अन्य सकारात्मक गतिविधियां भी हुई हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में अपने वार्षिक पुरस्कार दिए हैं। जी, शार्दुल ठाकुर को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है ना? हाँ, पुरुष वर्ग में शार्दुल ठाकुर को 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है और महिला वर्ग में सयाली सदघरे को 2025-26 के लिए यह सम्मान मिला है। ये बहुत अच्छी खबर है खेलों के लिए। इसके अलावा राज्य के वित्त प्रशासन की दृष्टि से भी एक अपडेट है। जीएसटी विभाग ने 24 अप्रैल तक प्रोफेशन टैक्स पंजीकरण के लिए एक विशेष सुविधा अभियान चलाया है। ये अंतिम बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? किसी भी राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। प्रोफेशन टैक्स राज्य के वित्तीय संसाधन जुटाने का एक प्रमुख मैकेनिज्म है। तो ये सुविधा अभियान क्यों? इस तरह के अभियान का उद्देश्य नियमों को जटिल बनाने के बजाय करदाताओं को स्वेच्छा से सिस्टम में लाना है, और मेरी राय में ये बेहतर शासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज की ये चर्चा वाकई बहुत गहरी रही। जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं आप सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी, बताइए। आज हमने संपादकीय में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए उस AIEE फ्रेमवर्क की बात की, जिसमें कहा गया कि विश्वास जीतने के लिए नीतियों में एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, सहानुभूति और जवाबदेही। लेकिन जब हम ILO की उस रिपोर्ट को याद करते हैं जिसमें बताया गया है कि कार्यस्थल के मानसिक तनाव के कारण हर साल 8.4 लाख लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या हमें अपनी चमचमाती बड़ी कॉरपोरेट इमारतों और आधुनिक शहरी दफ्तरों के लिए भी उसी सहानुभूति और जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है। जो दवा हम अशांत आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुझा रहे हैं, क्या हमारे आधुनिक कॉरपोरेट समाज को उसकी आवश्यकता उससे भी अधिक नहीं है? जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस विरोधाभास पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अलविदा। अलविदा।